नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। इस समय बहुप्रचारित महाकुंभ का मेला लगभग समापन के दौर में पहुंच चुका है, जिसको बहुप्रचारित किया गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला होगा, सबसे ज़्यादा जनसहभागिता इसमें होगी और इसमें अनुमान लगाया गया था कि 40 करोड़ लोग आएंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषित किया था कि हमारे 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। आप जैसा जानते हैं, हमारी ये सरकार एक काम में बिल्कुल विशेषज्ञ है, इवेंट करना और विज्ञापन करना। विज्ञापन किया गया, इतना बृहद आयोजन किया गया है और 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि एकदम से अमृत बरसेगा और वहाँ अमृत स्नान होगा और इस महाकुंभ में जो आदमी चूक जाएगा, फिर 144 साल बाद ऐसा संयोग आएगा। फल ये हुआ कि हमारे देश से और दुनिया से लोग चल पड़े आज अमृत डुबकी लगाने। और स्थितियां आप लोगों ने कि किस तरीके से क्या हुआ, और उसमें स्थिति ये हुई, व्यवस्था की स्थिति ये रही कि वहाँ लोग कुचल कुचल के मरते रहे और उनकी लाशों तक की गिनती नहीं की गई। आज की तारीख तक उसमें कितने लोग मरे हैं इसको बताया नहीं जा रहा है, जबकि लोडर से और बुलडोजर से और ट्रकों से लोगों के शवों की सफाई हुई। और वो सफाई केवल प्रयागराज में नहीं हुआ। प्रयागराज में जब हल्ला हड़कम मचा तो एक दिन की घोषणा हुई कि हाँ, उस दिन थोड़ी सी भगदड़ हुई थी, लेकिन जबकि उस दिन वहां 6 जगह भगदड़ हुई थी, 6 जगह हादसे हुए थे। और उतना ही नहीं, अब तो दिल्ली स्टेशन पर और पूरे देश के पैमाने पर जहां तहां से आप उठा करके देखिए कि हर जगह इस तरीके के हादसे हुए, भगदड़ हुई, मौतें हुई, आदमी लोग जानवरों की कितना तरीके से लोग मरते रहे और हमारी सरकार ने संज्ञान तक नहीं लिया। बार बार हम लोगों ने भी घोषित किया। उसके पहले हमारे एनजीटी ने ही अपनी घोषणा की थी कि गंगा का पानी, हमारी नदियों का पानी इतना प्रदूषित है कि वो आचमन करने योग्य नहीं है, या यूं कहें कि स्नान करने योग्य भी नहीं है। और उसने निर्देश किया था कि हर 200 मीटर पर आप लगाइए, आप बोर्ड लगाइए इसको, इसकी चेतावनी का कि यह पानी स्पर्श योग्य नहीं है, लेकिन नहीं किया गया। और ये सरकार बहुप्रचारित उस जहरीले पानी में लोगों को न्योता दिया कि आइए, इसमें अमृत बरस रहा है और आप इसका पूरे लाभ ले लीजिए, नहीं तो फिर आप 144 साल बाद फिर ये सहयोग आएगा, आप नहीं कर पाएंगे। और फल उसका परिणाम ये हुआ है कि उसको बार बार छिपाने की कोशिश की गई। जिन लोगों ने भी उस पर प्रश्न उठाया, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, उनको सबको हुआ कि ये लोग तो सनातन विरोधी हैं, ये लोग धर्म विरोधी हैं, ये लोग नास्तिक हैं और ये सनातन धर्म का इनको कोई ज्ञान नहीं है और उसका अपमान कर रहे हैं। और आज के दिन भी जब ये सदन चल रहा है और उसके पहले लोकसभा में भी उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया गया, कहीं से कोई वक्तव्य नहीं आया किसी का। और आज की भी ताजा स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश का ये सत्र चल रहा है और उसमें जो ये विरोधी दल के नेता लाल बिहारी यादव हैं, वो यही पूछ रहे थे कि अब तो आप बता दीजिए कि वहां पर कितने लोग मरे, हादसा क्या हुआ, आपकी क्या तैयारी थी, 100 करोड़ की जो आपकी तैयारी थी उस पर जो आपने इतने पैसे लगाए, ये 700 करोड़ रुपया आप बता रहे हैं कि आप सरकारी कोष से आपने उस पर खर्चा किया और आपने कहा था कि 1% जीडीपी हमारा बढ़ गया, तो अब तो आप उसकी वो रिपोर्ट रखिए। तो उनके उस बात पर उनका जवाब देना तो दूर रहा, मार्शल से उनको उठवा करके बाहर फेंकवा दिया गया। मतलब आप सड़क पर भी नहीं पूछ सकते हैं, आप सदन में भी नहीं पूछ सकते हैं, तो आखिर हमारा जनतंत्र कहाँ जा रहा है। और इस अव्यवस्थाओं के महाकुंभ में हम अपने श्रद्धालु लोगों को इस जहरीले पानी में डुबकी लगाने के लिए बाध्य आखिर क्यों कर रहे हैं। आखिर हम इसी बात पर आज हमारी चर्चा है। और आइए हम अपने प्रभुत्व पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ी है वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट आराधना भार्गव जी, आपका स्वागत है। आराधना भार्गव जी हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हैं इसकप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मालवीय जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं अरुण गोयल जी, आप वैश्विक आर्थिक पत्रकार हैं और आप
वहाँ स्वतः जा करके इन्होंने पूरा उसका अनुभव लिया है और देखा है और उसका व्यापक सर्वे भी किया है। और हमारे साथ ये वरिष्ठ पर्यावरणविद और ऊर्जा विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम तो पहले चाहेंगे कि डॉक्टर सौम्या दत्ता जी, ये जो सरकार की जो रिपोर्ट तो हालांकि उसके पहले भी आई थी, लेकिन ये कुंभ जब बीतने को है उसके बाद इनकी फिर रिपोर्ट आने का क्या मतलब बनता है? और इसके पहले जो इनकी रिपोर्ट आ रही थी वो उसको तो संज्ञान लिया नहीं गया। तो इन सारी स्थितियों में आप इसको कैसे देखते हैं? ये हमारी सनातन धर्म की उपासक, ये सनातन धर्म की रक्षक सरकार अमृत कुंभ में अमृत का सबको रसपान करा रही थी या विस्पान करने के लिए, और ये पूरे लोगों को वहां पर आमंत्रित इन्होंने किया? सौम्या दत्ता जी। धन्यवाद एंड सबको नमस्कार। ये जो आप जो बोल रहे हैं अभी बीतने के पहले, एक्चुअली अब देखें इसका पहला दिसंबर में इसको ऑर्डर आया था, जो आप क्योंकि जब तैयारी चल रहा था एकदम फाइनल स्टेज में था तब भी ऑर्डर आया था, और तब से ये जांच करना, उसको रिपोर्ट पेश करना, इसके बारे में ऑर्डर्स था। 28 तारीख जनवरी का जब यूपीपीसीबी एनजीटी का बात सुन के जब जमा किया अपना रिपोर्ट, यूपीपीसीबी का मतलब सेंट्रल सीपीसीबी नहीं, तब उसमें पहले देखा गया जे कुछ उनका जो लेटर था उसमें कोई आंकड़ा सही ढंग से नहीं था, ना तो फीकल कॉलिफॉर्म था, ना तो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई था, इस ढंग का कोई भी जो, ना तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो बीओडी जो इंडिकेट करते हैं जो कितना बायोलॉजिकल पैथोजेनिक बायोलॉजिकल कॉन्टेमिनेशन है, ना उसका डेटा था। तो ये जो देख के एनजीटी का जो कमेंट था, जे आपने सबमिट तो किया लेकिन उसमें डेटा नहीं है, आंकड़ा नहीं है, तो इस रिपोर्ट का मतलब क्या है? लेकिन साथ साथ यदि उसका जो पूरी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट देखेंगे, जो उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया, ये इनको दिया जो है उसमें तो नहीं है, लेकिन जो एसोसिएटेड पेपर्स जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अटैच किया उससे साफ दिख रहा है जो इसमें सीवेज मिल रहा है। और उसी टाइम और उसके थोड़ा पहला दिन से आप देखेंगे कुछ रिपोर्ट जो स्थानीय लोगों का, जो पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं ऐसे लोगों का कंप्लेन आ रहा था, ये ओपनली ड्रेन से सीवेज आके प्रयागराज के आसपास में गंगा में मिल रहा है। तो ये रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली था, लेकिन प्रयाग में महाकुंभ का हल्ला प्रचार प्रोपागंडा में ये सब बाद में छुप गया। बाद में जब फरवरी का 3 तारीख सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब अपना रिपोर्ट देते हैं, अभी पता नहीं है वो कैसे इनका जो दबाने का छुपाने का जो तंत्र है इससे कैसे वो स्लिप हो गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट जब दिखाते हैं जी इसमें फीकल कॉलिफॉर्म बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा मतलब हम जानते हैं जो नॉर्मली जो भारत का मानक है, ये विश्व मानक नहीं है, भारत में सारे मानक एयर पॉल्यूशन हो वाटर पॉल्यूशन हो सभी में मानक काफी लूज है, काफी कम टाइट है, टाइट नहीं है। तो उस मानक के हिसाब से भी आप देखेंगे जो डिजायरेबल माना जाता है वो फीकल कॉलिफॉर्म का मतलब वो होने से अच्छा है फीकल कॉलिफॉर्म 500 से नीचे हो, और जो मैक्सिमम परमिसिबल मतलब आप कुछ नहीं कर पाते हैं, पॉल्यूशन हो गया, लेकिन तब भी 2500 प्रति मिलीलीटर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए फीकल कॉलिफॉर्म का काउंट। और कॉलिफॉर्म मतलब इकोलाई और बाकी सारे जो बैक्टीरियाज और जो पैथोजेंस है जो आपको सभी को मालूम है, इससे टाइफाइड, इससे आपको जॉन्डिस व हेपेटाइटिस, इससे डिसेंट्री व गैस्ट्रोएंटराइटिस इस ढंग का बीमारी होता है यदि आपको अंदर में जाए तो। और जब प्रयागराज में नहाएंगे इस ढंग का कॉलिफॉर्म इकोलाई हाई कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया का कॉन्टेमिनेशन है, हो सकता है जो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया का भी वहां काफी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। एक्चुअली कितना उन्होंने दिया है सीपीसीबी का रिपोर्ट ये छुपाया जा रहा है, और ये एनजीटी भी पब्लिक नहीं किया एज फार एज आई नो, क्योंकि मैं बहुत जगह में देखने का कोशिश किया एक्चुअल डेटा क्या है, आंकड़ा क्या है। सारी जगह में रिपोर्ट तो ये आ चुका है जो आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन कितना है ये नहीं दिया जा रहा है। तो ये इसका चलते बहुत साफ है जो इसका बहुत पहले से मतलब प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने का पहले से सीवेज मिल रहा था। उस सीवेज के ट्रीटमेंट करने का, और जो उन्होंने क्लेम किया जो 200 किलोमीटर ड्रेन बनाया उसको डाइवर्ट किया, ये सब सिर्फ प्रोपागंडा है। बहुत सारे सीवेज ओपनली मिल रहा था,
और ये स्वेज हो सकता है ह्यूमन वेस्ट के साथ, हो सकता है एनिमल वेस्ट के साथ, सभी जा रहा था। और ये फीकल कॉलीफॉर्म और ये जो आपको हाई बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दोनों इसको इंडिकेट करते हैं जो रॉ सीवेज इसमें मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो ये जो छुपाया जा रहा था, ये सीपीसीबी का 3 फरवरी का रिपोर्ट ये सब पोल खोल कर दिया। और ये भी अभी देखिए आज जरूर आज आदित्यनाथ का एक आ गया, हम इसको डिनाई करते हैं, ये उम्मीद था, मैंने उम्मीद मतलब ये एक्सपेक्टेशन था इस ढंग का बदमाश एक एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नेंस जो टोटली केयरलेस गवर्नेंस है, जो लोगों का स्वास्थ्य के ऊपर, लोगों का सेफ्टी के ऊपर कोई इनका किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं है। आप जो बात किए हैं, जो स्टैम्पीड में कुचल के जो लोग मर रहे हैं, सिर्फ इलाहाबाद में नहीं, ये न्यू दिल्ली स्टेशन पे भी हो रहे, वहां भी कंप्लीट केयरलेसनेस था, कोई पुलिस का प्रेजेंस नहीं था, कोई उसमें तंत्र नहीं था। तो उन ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ प्रोपागंडा छोड़ के अपना काम सही करना, और जहां आपने इतना हाई पॉल्यूशन, मतलब जिसके आपको टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस डिजीज, आंखों का और कान का इन्फेक्शन, ये स्किन का इन्फेक्शन तो थोड़ा बाद में होता है, बहुत हाई लेवल होता है, लेकिन आंखों में, कान में और इन्फेक्शन, और साथ साथ ये जो 3 मेजर जो डिजीज कैटेगरी, ये जो मैंने बोला, ये यदि 2500 से ज्यादा आपको कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का काउंट होगा पर मिलीलीटर, तो ये काफी संभावना होता है। तो आप बोल रहे हो एक तरफ से 50 करोड़ से ज्यादा लोग नहा लिया, तो मतलब 50 करोड़ से ऊपर लोगों को आपने जानबूझ के ये स्वास्थ्य का भी इतना सारे गंभीर बीमारी के तरफ आपने धकेल दिया। कितने लोग जाके बीमार पड़ गए उसका तो कोई हिसाब नहीं मिलेगा कभी भी। जो कितने लोग कुचल के मर गए उनका हिसाब आप नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो कितनी लोग, लाखों लोग, हो सकता है 1 करोड़ लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो भी आपको हिसाब कुछ नहीं आएगा। हाँ, तो लोगों को जो धर्म का एक उन्मादना, एक जो धर्म का दारू में आप जो पिला दिया, उसमें लोग उन्माद होके कर रहा है, और ये गलती लोगों का नहीं है, ये मैंने लास्ट कमेंट करना चाहूंगा। क्योंकि देश का टॉप लीडर और उत्तर प्रदेश का टॉप लीडर दोनों ने भरपूर प्रोपागंडा करके हर जगह में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के न्यूज़पेपर में फुल पेज एडवर्टाइज करके लोगों को बुलाया है। ये सारे इंतजाम है, आप आइए, और बहुत अच्छा परिस्थिति में सस्ता पानी होगा, स्वच्छ रहेगा, आपको रहना खाना आपका इंतजाम हो जाएगा, ये करके आपने करोड़ों लोगों को बुलाया है। लोग सिर्फ अपना धर्मीय उन्माद से नहीं आए, उनको बुलाया गया है, उनको धमकी दिया गया है, इनको चेला चामुंडा जो गुंडा है, जो आप नहीं जाओगे तो आप देशद्रोही हो, जो सब फेक कुछ साधु फाधु घूमते रहते हैं ढकना ढक बजा के, ऐसे तरह धमकी दिया गया है लोगों को। तो जो लोग धर्मभीरु नॉर्मली लोग होते हैं, उनको तो ये भी डर होगा जो भाई इतना सारे हो रहा है, 140 साल कहां से 140 144 साल आ गया, क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। 144 साल बाद फिर आएगा, ऐसे कोई चीज नहीं है, ये सारे फेक है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री और यूपी मुख्यमंत्री फेक है और उनका चेला चामुंडा फेक साधु है, ऐसे ही ऐसा फेक प्रचार है। लेकिन अनफॉर्चुनेट, दुख की बात यह है, करोड़ों लोग इसमें प्रभावित हो गए, बहुत लोग बीमार पड़ेंगे, बहुत लोगों को इसकी इन्फेक्शन कंटिन्यू करेगा, और जिनका प्राण गया उनके बारे में और क्या बोले। तो ये मेरे ख्याल में ये एक्सपोज जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है, और लोगों को इसके बारे में अभी इट्स हाई टाइम, लोगों को इस ढंग का एक मैंने केयरलेस गवर्नेंस को जो कंप्लीटली प्रोपागंडा के ऊपर चलते हैं, कोई लोगों को स्वास्थ्य और सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं है, इनके ऊपर लोगों को आस्था कम होना चाहिए। और जो विज्ञान का तरीका है पानी का सही टेस्ट करना, वहां क्या क्या चीज आ रहा है, मिल रहा है, उसको अभी भी, इसको कुछ दिन पहले भी आप ऑनलाइन सैटेलाइट मॉनिटरिंग करके देख सकते हैं, कहीं से आपको ओपन ड्रेन से सीवेज आ रहा है, कहां कहां से आपको प्ल्यूम दिख रहा है, आप उस प्ल्यूम का कलर बदल जाते हैं। ये आज के दिन में इतना आसान टेक्नोलॉजी है, इसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, किया गया इसको छुपाने के लिए। तो ये एक्सपोज होना चाहिए, इनका पूरा पोल खोल होना चाहिए, इसको जो मुखोटा है इनको खोल देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी। इनका पोल तो खोला जाता रहा, लेकिन ये जो इनका विज्ञापन माध्यम है और आपदा में अवसर जो तलाशते हैं, तो पहले आपदा तैयार करते हैं, आमंत्रित करते हैं उसको, और उसमें अपने लिए अवसर तलाशते हैं कि हम उसमें कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो जो
फोकल कॉलीफॉर्म 2500 पर लीटर होना चाहिए था, वो अभी मापन करके निकला है 49,000 पर मिलीमीटर है। माने पराकाष्ठा दर पराकाष्ठा, मैंने उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह पानी कितना हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन एक तो चीज है कि अमृत कलश में स्नान का लाभ मिलेगा, पुण्य का लाभ मिलेगा, यह तो हमने देख रहा है कि अपने मुख्यमंत्री जी को भी मिला, और 5 तारीख को मोदी जी ने स्नान किया वहां पर, तो उनको भी मिल गया उसका लाभ। सीधे सीधे दिल्ली में उनकी प्रत्यक्ष रूप से, तात्कालिक रूप से सरकार बन गई। तो अब हम चलेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद से हमारे साथी जुड़े हैं आनंद मालवीय जी। आनंद मालवीय जी, इलाहाबाद की वो पुण्य भूमि में जो लोग, इतने लोग आ गए वहां पर अमृत स्नान करने के लिए, तो आप भी तो इलाहाबाद में हैं, आपको भी तो उस पुण्य का लाभ जरूर ही मिला होगा। तो आपका क्या अनुभव है इस संदर्भ में? और यह जो रिपोर्ट अभी आई है, यह रिपोर्ट तो पहले भी आई थी, लेकिन आज यह रिपोर्ट आने का क्या मतलब है, जबकि चिड़िया चुग गई खेत? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए मालवीय जी। जी जी, अब आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? हेलो, आ रही आवाज, बोलिए। हाँ हाँ जी, ये जो जिसको महाकुंभ कहा गया है, ये 2-3 तत्व हम कहना चाहेंगे कि नंबर 1 बड़बोलापन, नंबर 2 इवेंट बनाना, और नंबर 3 घोर दुर्व्यवस्था। कोई ऐसा जैसे लगता है कि कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। प्लानिंग सिर्फ इस बात की गई थी कि जो एनजीटी की रिपोर्ट है कैसे छिपाई जाए, और कैसे, और वो छिपा दी गई। लेकिन अगर शायद न भी छिपाई जाती, तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद, इस रिपोर्ट के बावजूद जैसे लोग आ रहे हैं, तो वो जो अमृत स्नान का जो लालच है, जो हमारी आस्था, जो हमारी चेतना का हिस्सा बन चुकी है, हमारे पूरे देश की चेतना का हिस्सा बन चुकी है आस्था, तो हो सकता है उसकी वजह से तब भी इतने आते, लेकिन जरूर कुछ कम आते, कुछ समझदार एलिमेंट जरूर नहीं आते। और ये इस प्रदूषण को मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने सीरियसली लिया कि वो कभी गंगा जी में बिना कपड़ा पहने नहीं नहाते। वो कपड़ा पहन के नहाते हैं और पूरी मुंडी उनकी नहीं डूबती है। इसका मतलब कि वही इस चीज को जानते हैं और इससे बचना भी जानते हैं, और इसका सबसे ज्यादा फायदा भी उठाना जानते हैं। ये चाहे, अच्छा अब मैं आ जाऊं दुर्घटना पे। पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग विभूति नारायण राय के समय 89 में जो कुंभ हुआ था उससे वाकिफ हैं कि उस समय उन्होंने ये कहलाया था मुख्यमंत्री से कि किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और जो आएंगे सब लोग अपनी व्यक्तिगत हैसियत से आएंगे, और चूंकि वहां पर वीआईपी को कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो जनता को वो स्पेस मिला जो स्पेस वीआईपी ने घेर रखा है, और अब की वही हुआ। आधा स्पेस वीआईपी ने घेर रखा था, तो जनता को जो स्पेस मिला उसमें ये होना ही था। लेकिन चाहे प्रयाग, चाहे ये कुंभ की घटना रही हो और चाहे दिल्ली की घटना रही हो, दोनों अनप्रेसिडेंटेड नहीं थी। 1954 में जब दुर्घटना हुई थी, तो उस दुर्घटना का आपके पास पूरा डिटेल है कि उसमें क्या हुआ था। और सबसे पहले तो एक जो न्यायिक आयोग उस समय बना था, उसकी पहली सिफारिश यही थी कि कुंभ मेले में किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो बाद की सरकारों ने कितना पालन किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात है, ये 89 में जैसा कि विभूति नारायण राय जो इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्होंने दावा किया और उन्होंने सक्सेसफुली किया था ये कुंभ। और जहां तक प्रदूषण की बात है, तो प्रदूषण की जो रिपोर्ट, जो पहले, मैं बराबर से कहता हूं कि गंगा यमुना में 2 बात है। एक तो एसटीपी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अब शहर से गंगा जी में जो प्रदूषण आ रहा है, और बुरा मत मानिएगा, ये एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब घर घर शौचालय बना है और सीवर लाइन में जा रहा है, और सीवर लाइन बिना अनट्रीटेड सीवर लाइन गंगा जी में आ रही है, तो इसका प्रदूषण संभालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर अच्छे एसटीपी बने तो जरूर संभल सकता है।
दूसरी बात, गंगा को जो अविरल प्रवाह जो होता है, उसका प्रवाह आप सोचिए कि जब भगीरथी से ही रोकना शुरू कर दिया जाता है, जब गंगा नहीं बनती तब से ही इसका प्रवाह रोका जाता है, और उसके बाद फैक्ट्रियों का कचरा सीधे डाल दिया जाता है। इतने दिन से हम लोग बराबर ये गंगा प्रदूषण में करोड़ों से करोड़ों, लाखों करोड़ रुपए फूंक दिए गए, लेकिन इसके प्रदूषण नहीं सुधर पा रहा है। कारण कि एसटीपी में जो शुरू से जो लापरवाही की जा रही है, एसटीपी में का मेंटेनेंस ठीक नहीं होता। अभी इसी कुंभ में दिखाया जा रहा था कि दारागंज जो बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है गंगा जी में, दारागंज का एक नाला बिना एसटीपी से बिना ट्रीटेड पानी दिखाया जा रहा था, और वो पानी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि गंदा पानी गंगा जी में मिल रहा है और थोड़ी दूर पे लोग नहा रहे हैं। तो ये तो जाहिर बात है बहुत बड़बोलापन करके बुलाया गया, और इसका सीधे सीधे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा थी और यश लेने की मंशा थी। और जैसा कि आपने कहा कि बुला बुला के इतना इसको 144 साल का अब की अफवाह, पहले ये होता था कि एक आध जगह 144 साल की अफवाह ये 1977 में भी चली थी और एक बार 2001 में भी चली थी। हमें लगता है कि एक कुंभ छोड़ के दूसरे में ये अफवाह चलती ही है, लेकिन वो केवल अखबारों के लेवल पे रख जाती है। इस बार ये सरकार के स्तर पर चली, मैनेजमेंट के स्तर पर चली और संभाल नहीं पाए। वही मैं कह रहा हूँ अनप्रेसिडेंटेड। देखिए ये जब दिल्ली में, जब प्रयाग में हुआ था, उस साल दिल्ली में इस पर लोकसभा में डिस्कशन हुआ था और हिंदुस्तान अखबार ने उसका विवरण दिया है कि टंडन जी और नेहरू जी आमने सामने थे, और ताज्जुब होगा आपको कि टंडन जी उस आस्था को कोस रहे थे कि ऐसी आस्था किस काम की, और नेहरू जी उस आस्था को डिफेंड कर रहे थे और अपनी सरकार को उस तरह से डिफेंड कर रहे थे कि जब कुछ लोगों ने आरोप लगाया था, संसद में ही आरोप लगाया था कि सरकार ने आमंत्रित करके बुलाया है रेलवे का इंतजाम करके और बस का इंतजाम करके, तब नेहरू जी ने कहा कि हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया, हम पूर्वानुमान कर रहे थे कि लोग आते हैं, उनकी सुविधा के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चलाई, ज्यादा से ज्यादा बसें चलाई, लेकिन हमने बुलाया नहीं। तो ये नेहरू जी का ये साहस था कि उन्होंने, नैतिक साहस था उनका कि संसद में डिस्कशन कराया और बात अपनी बात भी रखी और दूसरों की बात भी रखी, और उससे समाज लाभान्वित हुआ। कुछ कायदे का संदेश जनता में गया। यहाँ सरकार, आत्ममुग्ध सरकार, अपनी राजनीतिक लाभ के, हानि लाभ के उसमें डूबी हुई है। और आपने जैसा कि कहा कि 5 तारीख को ही क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्नान किया, प्रधानमंत्री 5 तारीख को वोट पड़ रहे थे दिल्ली में, और यहाँ ये जितनी बार नहा रहे थे उतनी बार दिल्ली में उनको फायदा हो रहा था। तो हर चीज का जब राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा जिस सरकार की हो, उस सरकार से हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये रोज हम सुन के कोफ्त होती है कि 50 करोड़ 55 करोड़ और इतने करोड़ लोग नहा चुके, और दुर्घटना में कितने आदमी मरे हैं ये आप नहीं बता पा रहे हैं, ना दिल्ली में और ना प्रयागराज में। ये हाई क्लास, मतलब आप देखिए कि स्पेशल, जब आपने स्पेशल गाड़ियां चलाई हैं और गाड़ी प्लेटफार्म पे नहीं लगी और आप 1 घंटे में 1500 टिकट बेचे जा रहे हैं, ये कितनी हर दर्जे की लापरवाही है। और दिल्ली जैसी जगह पे जहां पे कोई भी स्पेशल ट्रेन आधे घंटे के अंदर ले जाके प्लेटफार्म में खड़ी की जा सकती है, ये सारा का सारा अमला वहां पे है, सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वहां पर। तो आप, और हुआ ये था कि उसके बावजूद गाड़ियां लेट चल रही हैं। जो प्लेटफार्म नंबर 16-14 में जो इंसिडेंट हुआ था, वो प्रयागराज स्पेशल या प्रयागराज जो एक्सप्रेस है, जो रेगुलर चलती है, इन दोनों के कंफ्यूजन में बहुत से लोग गए और बार बार प्लेटफार्म नंबर बदला जा रहा है और 3-3 गाड़ियां लेट जा रही हैं। तो ये कितनी बड़ी दुर्व्यवस्था थी कि जब गाड़ियां लेट जा रही हैं तो उन गाड़ियों का की भी कभी पैसेंजर डेफिनेटली जो गाड़ी खड़ी है उसी में जाएगा। और मैं देख रहा था, चित्र देख रहा था, जो वीडियो आए हैं घटना के, इस प्लेटफार्म पर इतनी बड़ी भीड़ और 2-4 कांस्टेबल भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे।
होना ये चाहिए था कि हर ट्रेन पर हर कंपार्टमेंट में एक एक दो खड़े किए जाते कांस्टेबल और वो व्यवस्था करते। यहाँ पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर एक भी न तो कोई आरपीएफ का आदमी दिखाई पड़ रहा था, न जीआरपी का दिखाई पड़ रहा था। स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, केवल सामान्य लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही थी। तो अब दुर्भाग्य है, उस दिन से मैं इतना दुखी हूं कि मैंने अब सवेरे अखबार देखना बंद कर दिया, सवेरे की न्यूज सुनना बंद कर दिया कि जब हमारी नीयत यही है तो जो होगा तो पता चलेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुंह तो वहाँ कतौ कुछ नहीं, इसके अलावा हम लोग और कर क्या सकते हैं। जो स्थिति है हमारे सरकार की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट संजीव सिंह जी। आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और आप बनारस से आते हैं, और बनारस भी महाकुंभ का उलट प्रवाह आज की तारीख तक झेल रहा है। सारे टंट घंट आज की तारीख में बनारस की घाटों पर लग गए हैं, और बनारस में भी गंगा की स्थिति क्या है ये बनारस से ज्यादा तो दुनिया भर में तो अपना दिखाया जाता है, बताया जाता है। गंगा माँ ने इनको बुलाया था, और बनारस में भी केवल बनारस शहर के दोनों तरफ अगर देख दिया जाए, वरुणा नदी का संगम और अस्सी नदी का संगम, और इस बीच की जो गंगा है खाली उतने को ही देख लिया जाए तो शायद अपने एनजीटी की रिपोर्ट भी शर्माने लगेगी। जो रिपोर्ट इन्होंने ये सबको जहरीले पानी में नहवा करके उसके बाद दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो बनारस का हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके पहले भी अपना बनारस में भी आए थे, तो वहां तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था उनके लिए अलग से बाकायदे टब बनाया गया था, और उस टब में पानी गर्म किया गया था, और तमाम ठंडा गर्म करके उनको किस किस तरीके से रेनकोट पहन करके उसमें नहाए। और वही स्थिति उन्होंने प्रयागराज में भी किया। प्रयागराज में वो नहा रहे थे 5 फरवरी को, और ये पूरी डुबकी तो वो लगाए नहीं। हमारे भोजपुरी में तो उनके स्नान को कौवा स्नान कहा जाता है। उनकी मुंडी उसमें डूबी नहीं, लेकिन अमृत स्नान का, अमृत का भरपूर उनको लाभ मिला। और उनको लाभ ये मिला कि दिल्ली में जहां उनका पांव नहीं जम पा रहा था, एन केन प्रकारेण वहां उन्होंने बहुमत दिलवा दिया अपनी पार्टी को। और कल हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की भी तो उनके ऊपर मेहरबानी है, निर्वाचन आयोग की उनके ऊपर मेहरबानी है, और सबके सब उन्हीं के सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो कल हो सकता है कि वहां पर ये नई सरकार शपथ भी ग्रहण कर ली। तो इन सारी चीजों को संजीव जी आप कैसे देखते हैं, पार्टी प्रवक्ता के अलावा एक शहरी के नाते भी, और ये जो इतने लोगों को आमंत्रित करा करके बुला करके और इस जहरीले तालाब में उनको नहला करके, अभी तो जितने लोग मरे हैं उन्हीं की नहीं है, और यहाँ से जितने लोग नहा करके गए हैं, इनका आंकड़ा है कि 50 करोड़ लोगों ने वहां पर डुबकी लगा लिया, नहा लिया। तो वो 50 करोड़ तो पूरे देश विदेश हर जगह गए होंगे। तो वहां से निकलने के बाद उन लोगों की क्या स्थिति होगी उनकी तो रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। लेकिन एक सचेतन नागरिक के नाते आप उसको आप कैसे देखते हैं संजीव जी? तिवारी जी हमको इजाजत दीजिए, हम चले जाएं। तिवारी जी थैंक यू सर। मैं छोड़ सकता हूँ? ठीक सर जी जी संजीव जी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, और सारे को पैनलिस्टों को भी नमस्कार। आपने बनारस से बात की, तो मैं बनारस का ही एक प्रमुख या उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है जो सरकार का मुखपत्र भी है, हो सकता स्पष्ट न दिखे, ये दैनिक जागरण ने ये फोटो डाली है आज के पेपर में, और ये लिखा है कि फरवरी माह में ही सामने घाट बनारस में पड़ती एक एरिया जो रामनगर किले के जस्ट अपोजिट है, कि वहां पे बालू के रेत दिखने लगे हैं अभी। तो ये उस बेटे की करतूत ही कहूंगा जो अपने को माँ का बेटा कह करके 2014 में आए थे, कहते थे ना मुझे किसी ने बुलाया है न मैं आया हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। ये आज की तस्वीर दैनिक जागरण पेज ने छापी है, ये है सच्चाई। दूसरी तरफ आपने कहा कि जो प्रदूषण का स्तर है गंगा के, वो तो हम अपनी जगह बात करेंगे कि आज केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने या हमारे सुर के पैनलिस्टों ने अपनी बात रखी भी होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से हवा खड़ा किया गया, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत इस बात को आज तक मैं पचा ही नहीं पा रहा हूं कि
144 साल बाद। साहब ये 144 साल कैसे, मतलब 144 साल की गिनती कहां से होती है, आज तक नहीं बता पाते। दूसरी तरफ सर एक ताजुब ये होता है कि 35-40 लाख की आबादी का बनारस शहर होगा। अमूमन इलाहाबाद ही मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तो इस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट रहा हूं। 2019 से इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, जिनके लिए वो करते रहे। कम से कम यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट का नाम नहीं बदला, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। तो उस इलाहाबाद में भी अमूमन यही आबादी है। और कहा जाता है साहब कि आज 2,69,00,000 नहा लिए, इतने करोड़ नहा लिए। अरे भाई कितने की गिनती करोगे आप? मैं सर एक आंकड़ा लगाया कि 10 किलोमीटर तक अगर आपने गंगा का वो पाथ मान लिया, और हम बैठ करके माने कि साहब उसमें 2x2 में, मतलब 2x2 स्क्वायर फीट में एक व्यक्ति को जगह चाहिए, तो आप 10 किलोमीटर के दायरे में सर अंदाज लगाइए। और एक व्यक्ति 10 मिनट में नहा के आता और जाता है, तो एक टाइम में 10 मिनट में आप मान के चलिए सर कि 24,000 व्यक्ति नहाएगा। और अगर इसकी तुलना अगर 1 घंटे में 10-10 मिनट को हम 6 अंतराल पे बांट दें, तो उसका आप उससे गणना कर लीजिए। यानी प्रतिदिन अगर 24 घंटे भी हम कहते हैं लोग नहा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि कम से कम 40 से 50 लाख लोग ज्यादा नहीं नहाते। चलिए साहब ये भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ है, तो इस डिजिटल कुंभ में इतनी गणना हो जा रही है प्रतिदिन की, लेकिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या में जो लोग मरे, सुबह से योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पे देखिए, तो वह इसके लिए नहीं दुख व्यक्त करते हैं। उनके ट्विटर हैंडल पे पड़ा हुआ था एक ट्वीट कि देश के बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को मानना पड़ेगा कि उनके पूर्वज राम थे कि नहीं। ये ट्वीट चल रहा था योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पे, और शाम 7 बजे तक घड़ियाली आंसू बनाए हुए योगी आदित्यनाथ आते हैं और तब तक नहीं बोलते कि कितने लोग मरे। और यही सूरत हाल दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर होता है कि दिल्ली के गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शोक व्यक्त किया, उनको अपनी ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। देश के रक्षा मंत्री ने शोक व्यक्त किया, लेकिन रेलवे मिनिस्टर जो रील मिनिस्टर है वो कहीं नहीं मानता है। और आपने लगातार देखा, तो कहने का मतलब है कि पूरी तरह से लोगों की आस्था के ऊपर अव्यवस्था का कहर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ढाया है। शुरू से लेकर के जब कुंभ शुरुआत नहीं हुई थी, इलाहाबाद के 2-3 यूट्यूबर्स ने दारागंज मोहल्ले से जो मलयुक्त जल, जो बगैर सीवेज ट्रीटमेंट के गंगा जल में सीधे गंगा संगम में गिराया जा रहा था, उसको दिखाया था। कहीं कुछ नहीं। मुझे नहीं मालूम है कि शायद उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया कि नहीं, लेकिन ये वो सरकार जिसने लगातार, मैं इनके बारे में बार बार कहना चाहता हूं कि भावनाओं को उभार करके, और खासकर धार्मिक भावनाओं को उभार करके, ये संघ हमेशा काम करता रहा। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने जो कृत्य किया है, आज उन्हीं की संस्था तो है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। आज क्या कह रहे हैं कि साहब षड्यंत्र रचा जा रहा है। कौन षड्यंत्र रच रहा है? अरे ये तो शुक्र मनाइए कि कोई मुसलमान नहीं गया, नहीं तो अभी कोई अब्दुल मिल गया होता इनके लिए। आपने तो मुसलमान को रोक दिया। लेकिन मुसलमानों को मैं सलूट करता हूं कि जब वहां पे एकाएक भीड़ बढ़ी, तो वो खुसरोबाग से, खुलदाबाद से लेकर के दारागंज मोहल्ले तक उन्होंने अपने आंगन खोल दिए, अपने मदरसे खोल दिए, अपने तमाम जो संस्थान थे। वाराणसी में लोगों ने किया, लंगर चलाया, कंबल बांटा। लेकिन इस सरकार ये कह रहे हैं कि साहब षड्यंत्र। बिल्कुल तिवारी जी, षड्यंत्र की बात योगी आदित्यनाथ इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में कल शपथ लेना और अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री खोजो अभियान चल रहा है, मुख्यमंत्री खोजो प्रतियोगिता चल रही है, ये इशारा इसी तरफ से है कि प्रधानमंत्री जी रेनकोट पहन करके नहाए थे, योगी आदित्यनाथ जी पूरे कपड़े पहन के नहाए थे। आखिर हम लोग भी गंगा स्नान किए हैं, तो कपड़े पहन के तो कभी स्नान नहीं किया गया। तो ये शक इस तरफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ कहना कुछ चाहते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर आरएसएस योगी आदित्यनाथ को प्रपोज कर रही थी, उस पे ये लंबा डेंट कुंभ के पूरा होने के पहले केंद्र सरकार के अधीन जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने ये जो ठोका है, ये सीधे सीधे गुजराती बीजेपी लॉबी का हमला है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। इसलिए भी कह के एक बात को अपनी खत्म करूंगा कि जब उपचुनाव हो रहे थे,
9 विधानसभाओं के। तो जो टीम 30 की घोषणा की थी उसमें आपने देखा कि अमित शाह गैंग के 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को और ऐसे तमाम लोगों को आदित्यनाथ योगी ने अपने टीम 30 का मेंबर नहीं बनाया था, उन्हीं को बनाया था जो उनके चेले चपाटे उनके कहने को मानने वाले लोग थे। इस तरह से आज पूरी तरह से देश के उन आस्थावान लोगों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, इसलिए कि प्रधानमंत्री गुजरात से चुनकर के सर नहीं गए, वाराणसी से चुनकर गए, उन आस्थावान लोगों से माफी मांगना चाहिए जो लोग सनातन में विश्वास रखते हैं। इसलिए माफी मांगना चाहिए कि इन्होंने निमंत्रण देकर के बुलाया, कहा कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हमने कराई है। किस तरह की दुर्व्यवस्था थी, तमाम ऐसे वीडियो चल रहे हैं कि महिलाएं 20-20 किलोमीटर तक पैदल चले, शौचालय नहीं मिले, खाने का पानी, और उसके बाद मनमाना लूट। 20 रुपए की पानी की बोतल 100 रुपए में बिकी है। आधा किलोमीटर की दूरी तय करने वाले बैटरी रिक्शों ने जहां का किराया 100 रुपए नहीं होता था, 1200 रुपए लूटे हैं। कहां इनकी व्यवस्था थी? तो पूरी तौर पे लूट मचा, और खुद उसके गवाह योगी आदित्यनाथ है। कहते हैं साहब विपक्ष हमारे इस बात को नहीं पचा पा रहा। अभी बजट सत्र में कह रहे थे कि हमने 7500 करोड़ रुपए पे 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए। अरे शर्म आनी चाहिए, मानवता शर्मसार हुई है। इतने लोगों की मौत होने के बाद जो पीठाधीश्वर के रूप में धर्म सत्ता पे आसीन जो मुख्यमंत्री इस बात को कहता है, उसकी जुबान कट के यही गिर जाती कि हमने 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाया। तो आज ये सरकार सर ऐसी जगह पे है कि जिनको हर चीज छिपाने ढकने का तरीका मालूम है। लद्दाख में घुसपैठ हो जाए तो उसको प्रधानमंत्री जी छिपाएंगे, अरुणाचल में उन्हीं का सांसद जो है तापिर गांव बात करे तो उसकी बात को छिपाएंगे, आपके मणिपुर में वहीं के पुलिस के अधिकारियों के असलहे वहां के आतंकी छीन के लेके चले जाए उसको छिपाएंगे, रेलवे स्टेशन से लेके दिल्ली से कुंभ तक लोग मर जा रहे हैं मौनी अवस्था में, उसको छिपाएंगे। इसी बनारस के लेकर के एनजीटी ने, जहां से प्रधानमंत्री चुन के जाते 2 महीने पहले एनजीटी ने रिपोर्ट कहा था कि डीएम वाराणसी को फटकारते हुए कहा था कि एक बोर्ड टांग दो गंगा के किनारे कि गंगा जल ना आचमन युक्त है ना नहाने युक्त है। इससे बड़ी शर्मसार की बात क्या होगी? क्योंकि गंगा वाराणसी से बह करके नहीं आती है प्रयागराज में, वो गंगोत्री से निकल के जो गंगा आती है वो कानपुर में भी प्रदूषित है, इलाहाबाद में भी प्रदूषित है और बनारस में प्रदूषित है। इस सच को क्यों छिपा रही है सरकार? योगी आदित्यनाथ को छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो नमामि गंगा के नाम पे सर योजना लाए थे। 20,000 करोड़ की योजना थी और उस समय की मंत्री हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने क्या कहा था कि दिसंबर 18 तक गंगा अविरल निर्मल नहीं होगी तो मैं इसी गंगा में प्राण दे दूंगी। मैं उनके प्राण की लेने की कामना नहीं कर रहा हूं, वो जीवित रहे जब तक ईश्वर उनको समय दे। लेकिन जिस तरह की मैंने कहा ना कि धार्मिक भावनाओं को उभार करके इन लोग हैं, सारे गंगा क्षेत्र में सारे सांसद गंगा क्षेत्र जहां से आते हैं सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हुए। क्या हुआ गंगा के बारे में? तो ये वो लोग हैं कि जिसको भी मां कहते हैं उसको दगा देते हैं। गंगा को मां कहा, गंगा की दुर्दशा सामने है। 2014 के चुनाव में इलाहाबाद के परेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लोकसभा चुनाव के पहले कि जो पिंक रिवोल्यूशन चल रहा है देशवासियों, यानी जो बीप क्रांति है, मोदी सरकार आएगी खत्म हो जाएगी, वो पिंक रिवोल्यूशन का है। आज गंगा मां काटी जाती हैं, चाहे वो इनके मंत्री हो, अभी खेलकूद मिनिस्टर हैं हिमाचल के, और चाहे पर्रिकर साहब हुआ करते थे। इनके लिए जहां पे नॉर्थ ईस्ट है या जहां पे बीफ खाया जाता है वहां गाय यम्मी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार मम्मी हो जाती है। तो गाय माता के नाम पे धोखा दिया और भारत को माता कहा। भारत माता खून के आंसू रो रही है, उनके बच्चों को मॉब लिंचिंग में मारा है 10 सालों में, और अभी उन्हीं के भारत माता के शेर बच्चे अमेरिका से हाथ और पैर में हथकड़ियां लगा करके लाए जा रहे हैं। और ट्रंप सरकार का प्रचार करने वाला हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के विरोध नहीं कर पाता। तो इसलिए सर ये कहना कतई गलत नहीं समझता हूं कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी संघ मां कहती है उसको भी ठगने से बाज नहीं आती, चाहे भारत माता हो, चाहे गाय माता हो, चाहे गंगा माता हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना नहीं ये संजीव जी। देखिए अमृत स्नान का लाभ तो मिला है अपने मोदी जी को, दिल्ली में सरकार बन गई और मस्त जैसे परिवार में वहां जाकर के उनके बच्चों के साथ इन्हें खेलने का मौका मिला। अब इससे ज्यादा अमृत स्नान का लाभ क्या मिल सकता है? और आपको भी प्रसन्नता होना चाहिए कि आपका ऐसा प्रतिनिधि है
जो इतनी बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ, इतनी बड़ी-बड़ी ऊँचाइयाँ छू रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जुड़ चुके हैं। इसके पहले कि हमारे साथ अरुण गोयल जी भी जुड़े हुए हैं। आप आर्थिक राजनीति विश्लेषक हैं और आप एक बिज़नेस न्यूज़ एजेंसी चलाते हैं और आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ केवल इसीलिए गए थे कि उसको देखें और ये भी कुछ पुण्य लाभ वहाँ का उठा सकें। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर सुनीलम अपनी टिप्पणी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ावें और आराधना जी और नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि अरुण गोयल जी की बात हम लोग सुन लें पहले, जी है ना? जी तो उसके बाद में हम लोग बात रख लेंगे। अरुण गोयल जी, आपका अनुभव अमृत स्नान करके लोगों ने निश्चित रूप से अजर अमर होने की तो अपना कामना की थी, तो उनकी आयु में कुछ तो वृद्धि हुई ही है। तो आपके अपने अनुभव और आपकी टिप्पणी अरुण गोयल जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। अरुण गोयल जी अपनी ऑफिस में बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि इनका शायद आज पहला मौका है हम लोगों के साथ आने का। तो तब तक डॉक्टर सुनीलम आप अपनी टिप्पणी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके बाद आ जाते हैं अरुण गोयल जी। तो फिर उनकी टिप्पणी। जी जी जी, जब वो जुड़ जाएंगे तब मैं जी अपनी बात हो रोक गया? दूंगा। हाँ, अरुण जी जुड़ गए, आप बोलिए। हाँ, स्वागत। मेरा पर्पस ये था कि मेरा एक इंटेंसिव विजिट, जो पहले मैं जवानी में प्रेमचंद शताब्दी पे लम्ही गांव गया था, तो वो मेरा पहला विजिट था इंटेंस विजिट का। और ये मुझे मौका मिला इंटेंस विजिट का, तो मैं पहुंचा किसी तरह से, एक असिस्टेंट के साथ इलाहाबाद पहुंचा। और वहाँ मेरा पर्पस था कि एक तो भीड़ देखूं कि भाई भीड़ इतनी जमा हो रही है, किस लिए यहाँ पे जाते हैं, क्या उनका पर्पस है। और दूसरा ये था कि वहाँ पे एक बार गंगा में डुबकी मारी जाए, राजा संगम घाट पे डुबकी मारी जाए और एक आस्वादन लिया जाए कि क्या होता है डुबकी लगाने में और क्या मिलता है। तो ये दोनों मेरे अनुभव हुए। और जो मुझे लगा कि वहाँ पर जो सत्ता पक्ष जो है उसने कोई भी इंतज़ाम नहीं कर रखा था, सब कुछ, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल ख़त्म था, हाउसिंग, रेस्टोरेंट्स, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। सिर्फ इतना था कि जगह जगह पानी की व्यवस्था ज़रूर थी कि सड़क पर जो है वो जल विभाग ने टैंकर लगा रखे थे, तो वहाँ आप चलते जाइए और जगह जगह पानी पी के हाइड्रेशन जो है अपना करते रहिए। तो ऐसे करते करते मुझे लगभग 30 किलोमीटर चलना पड़ा। बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ असिस्टेंट था, इसलिए मुझे सामान उठाने की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो एक चीज़ जो मुझे बड़ा जो हिट किया वो ये था कि मैं तो गया था रिजर्वेशन में और वापसी के लिए मुझे कोई टिकट नहीं मिला, तो सब जगह रिग्रेट हुआ। तो वापसी के लिए फिर मैंने कहा कि अब महाकुंभ में ही जो है स्पेशल में ही बैठा जाए। तो वहाँ मैंने देखा कि जितने लोग वहाँ पे आए हुए थे उन सबको सड़कों पे घुमाया जा रहा था, गोल 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 गोल, जिससे वो सड़कों पर भी इकट्ठा ना हो और प्लेटफॉर्म पर भी इकट्ठा ना हो। और जो लोग गाड़ी में किसी तरह चढ़ रहे थे उनको कानपुर पर ही उतार दिया, दिल्ली वाली गाड़ी में कानपुर पर ही उतार दिया, जिससे कि जो जो सैलाब जो इलाहाबाद स्टेशन था वो वहाँ पे सैलाब जो है आगे बढ़े। और दूसरी चीज़ जो मुझे हिट किया वो ये था कि जितने लोग थे महाकुंभ में सब विदाउट टिकट थे, आते समय भी विदाउट टिकट थे, जाते समय भी विदाउट टिकट थे। तो ये जो कह रहे हैं कि 40 करोड़ लोग वहाँ पे आए या 45-55 करोड़ लोग वहाँ पे आए, वो सब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मीट था कि आप सब लोग इलाहाबाद आइए, आना जाना जो है निशुल्क होगा। और उसके द्वारा एक हिंदुत्व की जो वेव है उसको जो है वो बढ़ावा मिलेगा। और उसमें जो लोग वहाँ पे पहुँचे उनका तो सर्टनली एक थॉट प्रोसेस जो है ना वो चेंज हुआ कि मोदी जी ने उनको इलाहाबाद तक की सैर करवाई, कोई खर्चा नहीं हुआ। वहाँ आप सुबह जाइए, किसी भंडारे में खाना खा लीजिए और चलते जो है वो संगम घाट पे पहुँच जाइए और वहाँ डुबकी मारिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक सोशल इंजीनियरिंग का एक अटेम्प्ट था
जो कि बहुत हद तक सफल रहा। वहाँ पे जो इलाहाबाद स्टेशन पर हर 15 मिनट में महाकुंभ स्पेशल थी, जो कि दिल्ली जा रही थी, कोई कलकत्ता जा रही थी, कोई कहाँ जा रही थी, और जितने पैसेंजर थे सब विदाउट टिकट थे। तो ये मेरा एक अनुभव हुआ। दूसरा ये था कि जो महिलाओं का जो हुजूम वहाँ पे हुआ, उसको तो देख के मैं बहुत चकित रह गया कि मैंने जो स्टैटिस्टिकल जो मैंने गणना किया कि नियरली 3 out of every 4 persons इन द महाकुंभ वर विमेन। और कितनी श्रद्धा के साथ वो वहाँ पे आई हैं, अपने साथ में बच्चा लटकाए हुए और सिर पर अपना बैग लगाए हुए चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, चले जा रही हैं। और महाकुंभ में जो है वो लगभग निर्वस्त्र होके वो जो है वो डुबकी मार रही हैं। तो इस तरह से उनका एक शायद कोई विश्वास होगा कि कुंभ में स्नान करने से जो है वो कुछ मुझे फायदा होगा, कुछ शक्ति मिलेगी, कुछ अपने अंदर जो उसको कमियां महसूस कर रही थी या ये लग रहा था कि भगवान उसके साथ नहीं है, पर कुंभ में स्नान करने से उसका भगवान के ऊपर विश्वास जो है ना और सुदृढ़ हुआ है। तीसरी चीज जो मैंने नोटिस किया कि वहां पे जो बड़े बड़े जो बैनर्स लगे हुए थे, ह्यूज बैनर्स वर इन प्लेस, और वो सारे बैनर्स में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पे पवेलियंस लगे हुए थे, और ये सारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था और इन लोगों के पैसे खर्च हो रहे थे। ये बैनर्स के जो खर्चे हैं वो सब यूपी गवर्नमेंट के थे, और इन सब बैनर्स में फोटो सिर्फ 2 ही लोगों की थी, या तो अपने मोदी जी थे या दूसरे योगी जी थे। तो इट वॉज अ मैसिव पब्लिसिटी एक्सरसाइज at the mass level for North Indian, which were meant to promote Modi and Yogi at state expense. फिर एक जर्नलिस्ट का जो सम्मेलन था वहाँ पे, वहाँ मुझे बुलाया गया था और वहाँ मेरे से भाषण भी करवाया गया। एक मैं प्रतिष्ठित गेस्ट भी था। ऑल ओवर इंडिया से जर्नलिस्ट वहाँ इकट्ठे हुए थे और उनके बीच में उन्होंने रीता बहुगुणा को बुलाया और रीता बहुगुणा ने भाषण दिया। तो उसने एक बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। उसमें उसने बताया कि पूरे पूरे महाकुंभ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज बीइंग यूज्ड इन अ वेरी बिग वे, और वो 27,000 कैमरे ऐसे कुछ लगा रखे थे उन्होंने, और उन कैमरों के द्वारा जो हुजूम था उन सबको रिकॉर्ड कर रहे थे। और जो नंबर्स जो उन्होंने रीता जी ने बताया कि नंबर्स उन्होंने कैलकुलेट किए, तो जो डेंसिटी ऑफ क्राउड लिया, यानी क्राउड का जो पिक्चर आया तो उसके हिसाब से उन्होंने डेंसिटी लिया कि कितना डेंस क्राउड है, उसके हिसाब से उन्होंने फिर बैक कैलकुलेशन करके नंबर्स बनाए। और उस नंबर्स के हिसाब से रीता जी ने कहा कि 40 करोड़ की जगह 55 करोड़ जो है वो लोगों ने स्नान किया है। और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि मैं जब वापस आया तो भीड़ बढ़ती जा रही थी, घटने की जगह भीड़ बढ़ती जा रही थी। मैं किसी तरह से ट्रेन में चढ़ा और कानपुर में जब उतरा तो वहाँ पे एक बड़ा हुजूम लोगों का वेट कर रहा था कि जो ट्रेन जो उन्होंने संकेत कर दिया था, यानी कानपुर पे ही उन्होंने उसको रोक दिया था और सब सवारियों से कहा कि आपको जहाँ पे भी जाना हो आप जाइए, कानपुर तक ये गाड़ी चलेगी। तो वहाँ कानपुर में एक बड़ा हुजूम जो है वेट कर रहा था वहाँ प्रयागराज जाने के लिए। तो इस तरह से एक बहुत मैसिव स्केल पर जो है एक पलायन पूरी पॉपुलेशन का इलाहाबाद की तरफ लाया गया, और दे वर पुट थ्रू द प्रोसेस, जिसमें कि उनको चलते जाइए महाकुंभ तक पहुंच जाइए, वहां पर जो है वो आपको स्नान कर लीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए और कोई खर्चे की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो मैंने देखी कि वीआईपी का जो था ना, मैं भी वीआईपी था, मेरे पास वीआईपी पास था, और जो जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने सारा वीआईपी के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट वगैरह की व्यवस्था कर रखी थी, पर कुछ नहीं चला। सब वीआईपी मूवमेंट ऑफिशियली बंद थे। लेकिन जब एक प्रशासन की गाड़ी है और पुलिस की गाड़ी है, उसके पीछे पीछे वीआईपी की गाड़ियों का काफिला चल रहा था। यानी अगर आप यू आर विद द सिस्टम और प्रशासन और पुलिस ने आपको गाड़ी दे दी है, तो बस आप चाहे कितनी भीड़ हो, जैसे संगम घाट तक पहुंचने के लिए रेल पुल से लेके संगम घाट तक मैं पैदल चला, तो उसमें आप कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं थी एक्सेप्ट वीआईपी। और वो वीआईपी वाले इतने बदतमीज थे, जगह जगह ऐसे पार्क करके
जगह जगह उन्होंने ऐसा हुजूम इकट्ठा कर लिया था, लोगों के चलने में कितनी बाधा थी, और बेचारे पुलिस वाले परेशान। मैंने उनको बहुत डांटा, बदतमीज हो तुम लोग, यहाँ पे खड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और वीआईपी को तुम रोक नहीं सकते हो। कि सर हम क्या करें, हमें तो ड्यूटी करनी है। इतने पुलिस वालों का हुजूम था, और कितनी अव्यवस्था थी। पॉन्टून ब्रिज थे वहां पे, और पॉन्टून ब्रिज सब बंद थे, तो इसलिए जब वो भगदड़ मची तो पॉन्टून ब्रिज यूज ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो पॉन्टून ब्रिज या तो पुलिस के लिए था या वो वीआईपी के लिए थे। तो जो क्राउड मैनेजमेंट का जो सिस्टम था, in spite of all the technology of artificial intelligence and this and that, in the absence of a proper management at the top, which is there only to create an event and to see that उनके जो चाहने वाले हैं वीआईपी, उनको जो है 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल जाए, बाकी लोग आए जाएं, उनकी पब्लिसिटी हो, यही पर्पस था उनका। तो इट वाज अ वेरी शॉकिंग एक्सपीरियंस एंड इट वाज अ वेरी इल्यूमिनेटिंग एक्सपीरियंस, बट एट द सेम टाइम मुझे पर्सनली जो है ना बड़ी शांति मिली कि इतने सारे लोगों के हुजूम के बीच में मैंने लोगों से बात किया, आम जनता से बात किया। ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के लोग आए, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, पंजाब से, आम जनता जो है वहाँ पहुँची है, और उन सब से बात, खुल के बात हुई है, और बड़ा अच्छा लगा कि इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है। और मैं खुद जो है वो 30 किलोमीटर चल के, और गंगा जी में ज़्यादा संगम में जी तो 2 भाग थे, एक तो यमुना वाला भाग था और दूसरा गंगा वाला भाग था। तो यमुना जी में मैंने डुबकी लगाई, पानी ठंडा था, और एक ही डुबकी मारी तो फीकल मैटर ने मुझे ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया। तो अच्छा लगा इन लोगों के बीच में आना, इन सब से मिलना, और वापस जाते समय मेरे ज़रूर जो है वो स्लीपर क्लास का टिकट लगा। वापस आते समय मैं भी विदाउट टिकट आया और वहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन पर कोई मैनेजमेंट नहीं था, बस वही धक्कम धुक्का, बेचारे पुलिस वाले सीटी मार रहे थे, कोई किसी की सुन नहीं रहा था। मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ थी नहीं, बिकॉज द होल emphasis was on creating an impact at a wider macro level। और वो मेरे ख्याल से वो प्रोसेस जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और इतने लोगों को बुलाया इन्होंने। और अब मुझे लगता है कि इस तरह के शोज कर करके ये पूरे इंडिया में जो है एक हिंदू राज बना के एक फासिस्ट राज अल्टीमेटली बन जाएगा, जहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, लोग भेड़ बकरी जैसे रहेंगे। और जैसे सड़कों पे हमें घुमाया गया, जब मुझे, मैंने कहा बहुत हो गया, मैं वापस दिल्ली जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे हुजूम में चल रहा था, मेरे साथ असिस्टेंट था, वो मेरा सामान उठाया जा रहा था, तो हमें कहाँ कहाँ घुमाया जिससे कि सड़क पर भीड़ ना हो। कम से कम 6 किलोमीटर हमें सामान के साथ चलना पड़ा। अल्टीमेटली लास्ट में जो है वो मैंने लोकल लोकल लोग बहुत अच्छे थे, दे वेरी पोलाइट, इतना स्वागत किया, इतनी अच्छी तरह बात की, मुझे बैठने जी की जी जगह दी, बहुत अच्छा उनका जो है व्यवहार रहा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप तो इधर शॉर्टकट से निकल आइए, जी पुलिस ने सर। सारे जी बैरिकेड गोयल लगा साहब। रखे थे। तो जी मैंने फिर पुलिस वालों से बात की, भाई मुझे बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे निकलने दीजिए, जी उन्होंने निकलने दिया, मैं किचन स्टेशन पर पहुंचा। जी, तो बहुत इन शुक्रिया ऑल इट्स अ आपका। वेरी इंटरेस्टिंग जी सोशल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस। जी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस एंड जी, कॉलिंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट आराधना भार्गव जी अपना मुझे रखें, लगता है कि उनकी बात अभी नहीं हुई है, तो वो अपनी बात रखें। अनम्यूट कर लीजिए आराधना जी, अनम्यूट कर लीजिए, आराधना जी अनम्यूट कर लीजिए, और अरुण जी अपने आप को म्यूट कर जी लीजिए। सर, कर लिया। ये जो रिपोर्ट आई है, ये मात्र गंगा या प्रयाग की नहीं है, ये पूरे देश की नदियों की स्थिति है। संजय, फीकल संजय कोलिफॉर इसको म्यूट करो। बैक्टीरिया जो पाया जाता है सभी नदियों की। अभी हमारा जो कार्यालय है मुल्ताई में, मुल्ताई के सामने से पूरे मुल्ताई शहर के गटर का पानी ताप्ती नदी के अंदर जा रहा है। तो पूरे शहरों को आप देखिए, जो पवित्रता थी नदी की वो पूरे देश की खत्म हो गई है। और इसका पानी मात्र जैसे कहा गया कि 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया प्रयागराज में, तो 50 करोड़ तो इन्फेक्शन से प्रभावित हुए ही। उनकी जो बीमारियां हैं, आंतों का कैंसर सबसे ज्यादा इससे होता है। अभी एक डॉक्टर की रिपोर्ट आई है कि एक पेशेंट उनके पास पहुंची महिला,
और उसने कहा कि वो कुंभ में डुबकी लगा रही थी तो पानी उसके नाक के अंदर गया, श्वसन प्रणाली पूरी तरह से खत्म हो गई, वो अपने आप से सांस लेने की स्थिति में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का अभी तक हमारे तिवारी जी कहते हैं कि ये तो रेन कोट पहन के तो निश्चित तौर प्रधानमंत्री उससे वो प्रभावित होंगे। कारण प्रधानमंत्री जी ने वहां पर डुबकी लगाने का काम नहीं किया। तो ये तो आपने प्रत्यक्ष देखा, पर आपने इस बात को भी देखा कि बड़े बड़े कंटेनर में लोग पानी भर भर के अपने घर ले जा रहे हैं, तो 50 करोड़ प्रभावित नहीं हुए। वहां पर जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी एक ढक्कन पानी यहाँ का पिलाने वाले हैं। जो बुजुर्ग यहाँ नहाने नहीं आए हैं उनकी बाल्टियों में यहाँ का पानी डाल कर उनको नहलाया जाएगा, इसीलिए वो पानी को धोकर लाने का काम कर रहे हैं। तो पूरा देश किस तरीके से इन्फेक्शन का शिकार होगा ये हमको देखना पड़ेगा। ये जो उन्होंने कहा कि इतना बजट हमने खर्च किया, तो किस खर्च किया और ये पानी आ कैसे रहा है, खाली रहा है। ये जो नदियों के किनारे पर जो खेती हो रही है उसका प्रदूषित पानी आ रहा है, पेस्टिसाइड्स का पानी उसके अंदर आ रहा है, और जो डेयरी फार्म इन्होंने लगा रखे हैं किनारे पे, जो पशुपालन ये कर रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर होता है। एक तो मानव के मल में होता है, आंतों में होता है, और वो पशु जो गर्भाशय जिनके शरीर में है उनका मल और मूत्र नदियों के अंदर पहुंच रहा है, जिसको ठीक करने का काम सरकार ने नहीं किया। उसका ट्रीटमेंट करवाने का काम सरकार ने किया। उस सरकार को सिर्फ पैसा कमाने का, जी इनका जीडीपी किस तरीके से बढ़े, इसी लक्ष्य को इन्होंने सामने रखा, पर इस बात का ध्यान इन्होंने नहीं रखा नदियों की सफाई करें। बांधों की स्थिति भी है, बांध जब बनते हैं तो बांधों के पानी में भी इसी प्रकार के फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके कारण गांव का गांव बीमार हो रहा है। हर 5वें नजर एक व्यक्ति कैंसर का शिकार। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। बांध बनाते समय ये शर्त रखी जाती है कि इसका ये ट्रीटमेंट करेंगे, पर पानी का किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। जहां पर हम अपने घरों में रखते थे नर्मदा का पानी, गंगा का पानी, और उस पानी का कहां तक, उस जल का कहां तक उपयोग होता था, हम उसकी पूजा करते थे, हमारे पूजा स्थल पर होता था, और ये कहते थे कि ये पानी मतलब कभी खराब नहीं, और वो पानी खराब नहीं होता। आपने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जो कि घोर निंदनीय और पाप का काम है। जी तिवारी जी। जी डॉक्टर सुनीलम अनम्यूट कीजिए। जी जी असल में समय पूरा हो गया है और हम लोगों ने अभी तक जो टिप्पणियां सुनी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग सभी एस्पेक्ट उसके आ गए हैं। लेकिन मैं तो जो तमाम सारे लीडर्स ने जो टिप्पणियां की हैं, जिसको लेकर के बड़े भारी कहा गया है कि भाई ममता बनर्जी ने अगर कुछ बोला है या खड़गे जी ने कुछ बोला है या अखिलेश यादव ने कुछ बोला है, तो उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तर्कशील समाज के अंदर सवाल उठाए जाने चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए और सिस्टम को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है, अगर ये हो गया कि अगर अंतर जो है 3,000 और 49,000 का, अगर इतना बड़ा डिफरेंस है जो बैक्टीरियाज का एक लेवल है उसके अंदर, तो फिर उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि सवाल पूछने वाली जो एजेंसी है वो एजेंसी तो इस देश की प्रीमियर एजेंसी है, और जो है उस एजेंसी ने जब सवाल पूछे हैं तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। और कम से कम उन्होंने जो लोगों की मौत हुई उनको तो पूरा मुआवजा नहीं दिया है। ममता बनर्जी जी ने कहा कि भाई आप जो है बिना पोस्टमार्टम के आपने बॉडीज भेज दी,
और अब उनको मुआवजा कौन देगा। मतलब जो एक तरीके की संवेदनहीनता आपने दिखाई है और धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर आप लोगों के जीवन से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब एक काम तो होना ही चाहिए कि पूरे देश के अंदर जो लोग महाकुंभ के ऊपर होके आए उनके ऊपर आईसीएमआर को अपनी स्टडी जो है वो तो अनाउंस उसे करनी चाहिए। जैसे जिन लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगाया था, तमाम सारी जगह पर ये पाया गया कि उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। पूरी